अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग कर रहे हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स फ्रॉम द ब्लड पैथोलॉजी लेक्चर्स, और उसमें से अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का टॉपिक है। बुक में जो है वो 3-4 इसमें एंटिटीज लिखी हुई हैं, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ एमसीक्यूज में ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं जल्दी से आपको इसमें से जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ओवरव्यू दे देती हूँ, ताकि एमसीक्यू आपके अच्छे से सॉल्व हो जाए और हम इसको फिर उसके बाद हम हीमोफिलिया ए करेंगे। अच्छा, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सबको पता है कि प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाए जब बॉडी में, या प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाए, उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। क्या कट ऑफ वैल्यू है? नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताइए प्लेटलेट काउंट की है 1,50,000 से लेकर 4,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ये नॉर्मल प्लेटलेट्स हैं। जब आपके प्लेटलेट्स 1,50,000 से कम होते हैं तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कह देते हैं। ठीक है, उसका नाम होता है कि अब पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि 1,50,000 से जरा से कम हो प्लेटलेट्स तो पेशेंट को एकदम से आपके जहन में आएगा कि शायद पेशेंट के एकदम से ब्लीडिंग एपिसोड शुरू हो जाएंगे, उसकी बॉडी पे नील पड़ने लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता इतने में कुछ नहीं होता। इवन 20,000 से कम जब हो जाते हैं ना प्लेटलेट्स, तब जाके पेशेंट को इस हालत आती है ऐसी कि कट लगेगा तो ब्लीड रुकेगी नहीं। ठीक है, अगर कट लगे और खून ना रुके तो उसका मतलब है कि प्लेटलेट्स जो है वो 20,000 से कम हो गए। और अगर आपके पास खुद ब खुद जो ब्लीडिंग शुरू होने वाली बात है ना, कि कट भी नहीं लगा फिर भी जिस्म पे जगह जगह नील पड़ रहे हैं और निशान पड़ने लग गए और छोटे छोटे तीखे एक्कीमोसिस बन रहे हैं, वो तब होते हैं जब 5,000 से कम रेंज है प्लेटलेट्स। ये तीनों एमसीक्यू आते हैं, आपकी याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या वजह ये हो सकता है? जाहिर सी बात है, या तो प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, डिक्रीज इन प्रोडक्शन, या प्लेटलेट्स की तोड़फोड़ ज्यादा हो जाएगी, या प्लेटलेट मरने लग जाएंगे, या फिर उन्हें बनाएगा कोई नहीं। यही दो मेजर कॉजेज होती है ना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की। तो यही आपकी यहाँ पर भी कॉजेज हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो एक ये है कि एड्स का पेशेंट होता है ना, उसमें हम हमेशा कहते हैं कि व्हाइट सेल्स की कमी होती है एड्स में। ये तो हम अक्सर कहते हैं, लेकिन याद रखना कि एड्स के सीक्वेले में ये बात आती है कि पेशेंट में प्लेटलेट्स की भी डेफिशिएंसी हो जाती है और वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी उसमें आने लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास पहली एंटिटी हमने डिस्कस करनी है जो हमारी बुक के हिसाब से, वो है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा। नाम से पता चल रहा है इम्यून जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर देता है। किस तरह करता है कि वो हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम अपने ही प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ वो वाली चीज जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इंक्रीज होगी है। याद रखना आपने एक बात, इन डिक्रीज प्रोडक्शन और इंक्रीज डिस्ट्रक्शन में डिफरेंशिएट करने का जो हॉल मार्क आपसे पूछते हैं, वाइवा का सवाल होता है कि सिर्फ आप इतना बताएं कि व्हाट इज द हॉल मार्क, कि हम एक बात या एक लफ्ज की बेसिस पे ये बता दें कि कैसे हम कहेंगे कि डिक्रीज प्रोडक्शन की वजह से प्लेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ या इंक्रीज डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो उसका जवाब होता है मेगा कैरियोसाइट्स का होना या ना होना और इंक्रीज होना हमें बताता है। किस तरह? अगर प्रोडक्शन डिक्रीज होगी प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स किस तरह बनते हैं? मैंने आपको भी पहले बताया था कि माइलाइट प्रोजेनिटर पाथवे होता है, उसमें डिफरेंट स्टेप्स होंगे और डिफरेंट स्टेप्स के बाद हमारे पास बनता है मेगा कैरियोसाइट, और मेगा कैरियोसाइट कन्वर्ट होता है प्लेटलेट्स में। ठीक है, अगर आपके पास प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीज होगी तो मेगा कैरियोसाइट्स भी डिक्रीज होंगे, वो भी नॉर्मल नहीं हो सकते। बोन मैरो आप चेक करेंगे, बोन मैरो इंस्पेक्शन में मेगा कैरियोसाइट्स लेस मिलेंगे। और अगर इंक्रीज डिस्ट्रक्शन प्लेटलेट्स की होती है ना, तो बॉडी उस डिस्ट्रक्शन को कवर करने की कोशिश करती है, और कवर करने की कोशिश में वो ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। और आप जब बोन मैरो देखते हैं तो आपको मेगा कैरियोसाइट्स ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। तो मेगा कैरियोसाइट आपको बता देता है। ठीक है, ये वाइवा का सवाल का जवाब है। अच्छा, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा में क्या होता है कि हमारी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी ना अपने ही प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। वो क्यों डिस्ट्रॉय करने लग जाती है? इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट जो है वो इतनी कॉमन नहीं है बहुत रेयर है, और बच्चों में होती है वायरल इन्फेक्शंस के रिजल्ट पे, कि वायरल इन्फेक्शंस बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज बनवाते हैं जो कि प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इसकी हमने नहीं पढ़नी डिटेल, हमने पढ़नी है क्रॉनिक की। क्रॉनिक होती है ज़्यादातर आपकी यंग एज में, मतलब यंग और मिडिल एज जो 20 से 40 की होती है उसमें होती है। और मोस्ट कॉमनली हमारी बॉडी की होता ये है कि अपनी ही जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है प्लेटलेट्स की जो सरफेस एंटीजेंस है उनके खिलाफ। आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि हर हमारे पास जो ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल में हमने इसके बारे में बात भी की कि हर ब्लड सेल जो है उसकी ज़ाहिर एक मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन में आपको पता है कि वी हैव लिपिड्स एंड प्रोटीन्स जो हर सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। तो उनमें से जो कुछ प्रोटीन्स है ना, वो हमने जैसे व्हाइट सेल्स में मैं आपको बताती थी कि वो सेलुलर मार्कर्स के तौर पे बिहेव करती हैं, क्योंकि हम उनको आइडेंटिफाई करके ये पता चलता है हमें कि भाई ये कौन सी टाइप का सेल है। इसी तरह हमारे प्लेटलेट्स की भी सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स हैं जो एंटीजेंस के तौर पे भी वो बिहेव करते हैं, ये सेलुलर मार्कर्स के तौर पे बिहेव करते हैं, जिनका फंक्शन होता है डिफरेंट। ठीक है, जिस तरह व्हाइट सेल्स में था उनको भी हम ये कहते थे कि जो प्रोटीन्स है वो एंटीजेंस भी कह सकते हैं उनको, हम उनको सेलुलर मार्कर्स भी कह सकते हैं, इम्यूनोफिनोटाइपिंग भी हम उनसे करते हैं।
इसी तरह प्लेटलेट्स में भी सेम है। तो प्लेटलेट्स की जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं वो जैसे 2B/3A कॉम्प्लेक्स है प्लेटलेट की मेम्ब्रेन में, प्लेटलेट की मेम्ब्रेन में 1B/9 कॉम्प्लेक्स है। ये आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स के भी और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जो उसकी मेम्ब्रेन में डिपॉजिट होते हैं। बहरहाल इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि बॉडी की अपनी जो इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है प्लेटलेट्स के खिलाफ, और प्लेटलेट की ये 2 मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपने याद रखनी है। अच्छा, इन एंटीबॉडीज को हम ज़ाहिर कहेंगे एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज, यानी प्लेटलेट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज। और ये मोस्ट कॉमनली जो आपकी डिस्ट्रक्शन प्लेटलेट्स की हो रही होती है ये स्प्लीन में हो रही होती है। ये नहीं देखा गया कि एंटीबॉडीज स्प्लीन बनाती है, ये कंफर्म बात नहीं है, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रक्शन जो है वो स्प्लीन में हो रही है, इस वजह से अगर हम उस पेशेंट की देखा गया कि स्प्लीनेक्टमी कर दें, स्प्लीन निकाल दें, तो काफ़ी फायदा होता है। क्यों होता है ऐसा, इसका अभी तक कोई खास इस्टेब्लिश्ड कॉज नहीं है कि क्यों अचानक से अपनी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है, और बहुत फास्ट इसका ऑनसेट होता है तो ये क्रॉनिक आईटीपी बहुत फास्ट से मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं को 1 या 2 दिन में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 10 या 20 साल लगे, साल 2 साल में आपकी ये पेशेंट प्रेजेंट कर जाता है। और पेशेंट प्रेजेंट करते हैं इतना ज़्यादा कि उसका 5000 से भी लो हो जाता है काउंट, और वो एकदम से उसे हेमरेजेस और ब्लीडिंग और एक्यूमोसिस और नील पड़ने लग जाते हैं, और इस तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है। और इसका डायग्नोसिस के लिए हमारे पास बाकायदा कोई टेस्ट नहीं है कि हम एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर सकें। हम सिर्फ यही करते हैं कि हम बॉडी में चेक करते हैं कि काउंट कितना है, और हम स्प्लीन को चेक करते हैं, थोड़ी बहुत स्प्लीन इनलार्ज हुई होती है, स्प्लीनेक्टमी करके देखते हैं तो उससे काफ़ी बेहतर हो जाती है कंडीशन, और उसके साथ हम पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देते हैं ताकि इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो अगली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की फॉर्म है वो है हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आपने हेपरिन पढ़ा होगा जब अपनी किसी पीछे भी हमने पढ़ा था, फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा हेपरिन। हेपरिन आपका एक बाहर से देने वाली एंटी क्लॉटिंग ड्रग है, ठीक है। हम इसको बॉडी में खुद नहीं ये प्रोड्यूस होती, बाहर से देते हैं उन लोगों में जिनमें हमें क्लॉटिंग का खतरा होता है, उनमें एंटी क्लॉटिंग ये हेपरिन देते हैं। अब होता क्या है कि कुछ पहले हमारे पास हेपरिन आती थी एक ही जो ओरिजिनल मतलब फॉर्म में आती थी, जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था, ठीक है। अब तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आ गया ना, उससे पहले की बात है, ये तब ज्यादा होती थी डिजीज। मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का था काफी ज्यादा। हेपरिन हम पेशेंट को देते थे ना, वो बॉडी समझती थी उसको, क्योंकि हाई मॉलिक्यूलर वेट चीज थी ना, बॉडी उसे एंटीजन समझ लेती थी। कुछ लोगों में, जिन लोगों में बॉडी उसे एंटीजन समझती थी तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती थी। तो एंटीबॉडीज जो हेपरिन के अगेंस्ट बनती थी वो जाकर प्लेटलेट्स के भी साथ बाइंड करके, ठीक है, बाइंड करती थी, और प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कराती थी बल्कि उनको एक्टिवेट कराती थी कि भाई कोई मसला आया है तुम भी एक्टिवेट हो जाओ, ठीक है। प्लेटलेट एक्टिवेट होते थे तो प्लेटलेट्स जगह जगह पर क्लॉटिंग और थ्रोम्बोसिस शुरू कर देते। ज़ाहिर प्लेटलेट का काम ही यही है। तो जिस काम के लिए हमने हेपरिन दी थी, हमने हेपरिन क्यों दी थी पेशेंट को, क्योंकि हमें डर था कि पेशेंट में क्लॉटिंग या थ्रोम्बोसिस होगी, और हेपरिन हमने दी थी एंटी क्लॉटिंग के लिए। वही काम होने लग जाता है कि हेपरिन दी तो थी हमने एंटी क्लॉटिंग के तौर पे, लेकिन बॉडी ने उसे एंटीजन समझा और एंटीबॉडीज बनाने लग गई। आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडीज जाकर हेपरिन को भी डिस्ट्रॉय करती हैं, और जिस तरह हेपरिन ने जाके प्लेटलेट के साथ जुड़ना होता है और प्लेटलेट के फंक्शन को इनहिबिट करना होता है, एंटीबॉडी जाती है और प्लेटलेट्स के साथ जुड़ती है और उनके फंक्शन को इन्हांस कर देती है, और वो जगह जगह थ्रोम्बोसिस करवा ले होते हैं। तो बड़ा मसला हो जाता है, और इस वजह से ज़ाहिर प्लेटलेट्स एक्सेसिवली यूटिलाइज हो जाते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है हमारी बॉडी में। इसके लिए फिर ज़ाहिर इसकी रिप्लेसमेंट में हमें कोई और देनी पड़ती है एंटी क्लॉटिंग ड्रग, और इस डिजीज़ को और इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए अब उनने जो बना लिया वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन बना ली और अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन बना ली है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। जो तीसरी हमारे पास एंटिटी हमने पढ़नी है वो है थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी। थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी का नाम अगर देखें तो थ्रोम्बोसिस हो रही है, और माइक्रोएंजियोपैथी का मतलब है कि स्मॉल वेसल्स में आपकी थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स हो रही हैं। अगर यही मैं नाम आपको बताऊं तो हमने भी जो DIC पढ़ा है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, वो भी ऑलमोस्ट यही हो रहा होता है कि वेसल्स में थ्रोम्बोसिस हो रही होती है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, जरा देखते हैं। थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी में 2 चीज़ें आती हैं हमारी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा एंड हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अब इनमें क्या डिफरेंस है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा को हम कहते हैं कि पेंटाइड है, 5 चीज़ें इसमें शामिल होंगी। पेशेंट को फीवर होगा, उसके साथ उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, हेमोलिटिक एनीमिया होगा। हेमोलिटिक एनीमिया का मतलब है वो एनीमिया जो RBCs की डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। साथ पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आएंगे, कोई ना कोई उसकी लाजमी मैनिफेस्टेशन होगी, साथ रीनल फेलियर भी होगा, यानी किडनी में प्रॉब्लम्स होगी। हेमोलिटिक यूरेनिक सिंड्रोम तो हम तब कहते हैं जब इनमें से अगर आप सिर्फ न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स निकाल दें और रीनल फेलियर को बढ़ा दें तो हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो जाता है। अभी किस्सा कहानी क्या है, बेसिकली आपकी बॉडी में अगर प्लेटलेट्स की ओवर एक्टिवेशन होती है किसी भी कंडीशन की वजह से, वो आपके
कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो उसमें आपके जाहिर सी बात है पूरी बॉडी में क्लॉटिंग की एपिसोड शुरू हो जाती हैं, और माइक्रो वेसल्स में जब वो जाके फंसती हैं तो इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर के एपिसोड्स आएंगे, और बाकी सब कुछ वही उसी तरह से वजह से होगा जैसे DIC होता था, ठीक है, कि आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स यूटिलाइज हो जाते हैं, क्लॉट बनेंगे तो आपके रेड ब्लड सेल्स टूटेंगे, उनके टकरा के एनीमिया हो जाएगा, वो क्लॉट जाके किडनी में फंसेंगे तो रीनल फेलियर होगा, वो जाके ब्रेन में फंसेंगे तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसकी बेसिस वही है। फिर इसमें और DIC में फ़र्क क्या होता है, जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि DIC का जो इनिशियल इवेंट था वो था क्लॉटिंग मैकेनिज्म की एक्टिवेशन। हमने DIC क्या था कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन जो हो रही होती थी, उसमें हमने 2 कॉजेज जो बनाए थे वो इस हिसाब से बनाए थे कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है, चाहे वो थ्रोम्बोप्लास्टिक सब्सटेंसेस की वजह से हो रहा था या फिर एंडोथेलियल एक्टिवेशन की वजह से। लेकिन हमने कहा था कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म का एक्टिवेट होना उसमें पहली बात थी, और क्लॉटिंग फैक्टर्स यूटिलाइज हो रहे थे, और हमने इसीलिए कहा था कि DIC में जो हमारे PT और APTT टेस्ट हैं, ठीक है, वो दोनों प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। क्यों प्रोलॉन्ग हो जाते हैं? क्योंकि आपके PT चेक कर रहा था एक्सट्रिंसिक पाथवे को, APTT चेक कर रहा था इंट्रिंसिक पाथवे को, दोनों पाथवेज के क्लॉटिंग फैक्टर्स यूटिलाइज हो चुके होते हैं, तो ये दोनों पाथवेज आपके ठीक नहीं आते रिजल्ट। जबकि थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज में हमारा मेन कंसर्न क्लॉटिंग पाथवेज से नहीं है, प्लेटलेट्स यूटिलाइजेशन से है। एंड रिमेंबर वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि PT और APTT जो दोनों आपके टेस्ट हैं, ये प्लेटलेट के फंक्शन को कहीं भी असेस नहीं करते, ठीक है। PT सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे को असेस कर रहा था, और APTT इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे ऑफ कोएगुलेशन को असेस कर रहा था। मैंने आपको पहली वीडियो में बात बताई है, प्लेटलेट्स का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए आपके किसी भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में इन टेस्ट्स पे कोई फर्क नहीं आता अनलेस एंड अनटिल क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इफेक्ट हो रहे हो। तो इसमें आपकी थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज में हम मेन जो कंसर्न लेते हैं ना, हमारा बेसिस लेते हैं इसको डिफाइन करने का, वो है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ प्लेटलेट्स ड्यू टू एनी रीजन, जिसकी वजह से हमारे PT और APTT पे कोई खास फर्क नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात खत्म करती है, बस इतनी सी बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट थी। अब हीमोफिलिया करेंगे, किसी कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।